नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मीरे एसेट्स म्यूचुअल फंड का मल्टी कैप एनएफओ। मल्टी कैप एनएफओ के बारे में समझें उससे पहले मैं आपको मल्टी कैप क्या होते हैं उसका एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मल्टी कैप फंड वो होते हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी के अंदर कंपलसरी 25% पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और बचा हुआ 25% पैसा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। फंड मैनेजर अपने डिसीजन, अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि ये मल्टी कैप एनएफओ पहली बार कोई म्यूचुअल फंड कंपनी लेकर के आ रही है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनी के मल्टी कैप एनएफओ बाजार के अंदर अवेलेबल हैं। अब मल्टी कैप एनएफओ पोर्टफोलियो में या मल्टी कैप स्कीम पोर्टफोलियो में क्यों होनी चाहिए? क्योंकि बाजार के जानकार पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग ऐसा मानते हैं, दो बातें मानते हैं। एक की पोर्टफोलियो के अंदर नंबर ऑफ स्कीम कम होनी चाहिए, यानी टोटल पोर्टफोलियो के अंदर 4-5 स्कीम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी पोर्टफोलियो में बनाते समय लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों होना चाहिए। तो मल्टी कैप एनएफओ का अगर कोई भी स्कीम आप अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं तो दोनों बातें फॉलो हो जाती है। एक तो नंबर ऑफ स्कीम रेड्यूस हो जाती है, क्योंकि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप आप अलग अलग न लेकर के एक ही अगर मल्टी कैप लेते हैं तो 3 स्कीम की जगह एक स्कीम रिप्लेसमेंट हो जाती है, जिसको मॉनिटर करना आसान होता है। दूसरी बात, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या फ़र्क होता है। मल्टी कैप फंड के अंदर क्या होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों फंड के अंदर कंपलसरी 25% एलोकेशन रखना जरूरी है, जबकि फ्लेक्सी कैप के अंदर ये कंपलसरी नहीं होता। फ्लेक्सी कैप के अंदर लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैप के अंदर पैसा रखते हैं फंड मैनेजर, लेकिन किसी भी कैप में कितना भी रख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसा कि जून 2023 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड 60 से 65% एक्सपोजर लार्ज कैप के अंदर रखे हुए हैं। अब समझते हैं इस एनएफओ के बारे में कि इस एनएफओ में क्या खास है। तो यह एनएफओ 26 जुलाई 2023 से लेकर के 9 अगस्त 2023 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है और वापस रीओपन सेल और रीपरचेज के लिए 18 अगस्त 2023 को होगा। इसमें बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है मल्टी कैप कैटेगरी। इसके अलावा एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं तो 1% का एग्जिट लोड है। अगर 365 दिन यानी आज आपने पैसा डाला और 1 साल होने से पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा, यानी 1 लाख रुपए पर 1000 रुपये का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5000 रुपीज़ का वन टाइम किया जा सकता है और एसआईपी इसमें 1000 रुपीज़ की एसआईपी की जा सकती है। इसमें पोर्टफोलियो कैसे बनेगा उसकी अगर अब मैं समझाऊं, बात करूं, डिस्कस करें तो करीबन 700 स्टॉक्स को ये आइडेंटिफाई करेंगे ये फंड मैनेजर और उनकी टीम पूरी। उसमें से 2 यूनिवर्स रखे जाएंगे, एक प्राइमरी यूनिवर्स और एक सेकेंडरी यूनिवर्स। प्राइमरी यूनिवर्स और सेकेंडरी यूनिवर्स, प्राइमरी यूनिवर्स के अंदर 300 स्टॉक्स होंगे और सेकेंडरी यूनिवर्स के अंदर 400 स्टॉक होंगे, जो इनके क्राइटेरिया में मीट आउट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा होगा? एक गार्प मॉडल होगा, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट स्टाइल होते हैं, एक ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल और एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल। ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल वो होते हैं जो अबो एवरेज जीडीपी से ज़्यादा ग्रोथ करने वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल वो होते हैं जो आज अंडर वैल्यूड हैं लेकिन उनकी पोटेंशियल ज़्यादा है। किसी समय में ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल चलता है, किसी में वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल चलता है। तो यह इन दोनों का हाइब्रिड मॉडल है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, यानी ग्रोथ स्टाइल भी होगा और वैल्यू स्टाइल भी होगा। दूसरी एक और नई बात, इसमें 2 तरीके की स्ट्रेटेजी होती है इन्वेस्टमेंट करते समय, एक टॉप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच। इस एनएफओ के अंदर जो यूज की जाएगी वो बॉटम अप अप्रोच की जाएगी। अब ये दोनों अप्रोच क्या होती है वो भी मैं आपको प्रिसाइजली बता देता हूँ। टॉप डाउन अप्रोच में सबसे पहले देश की इकोनॉमी को सिलेक्ट किया जाता है, फिर कौन सी इंडस्ट्री या सेक्टर में सिलेक्शन का स्टॉक लिया जाएगा और स्टॉक सिलेक्शन सबसे लास्ट में किया जाता है। ये इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। बॉटम अप अप्रोच में सीधा स्टॉक ही सिलेक्ट किया जाता है, यानी शेयर सिलेक्ट किया जा सकता है। वो किसी भी कैप का हो सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, किसी भी इंडस्ट्री का हो सकता है, उसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ फंड मैनेजर की। मिस्टर अंकित जैन जो हैं वो इस फंड के फंड मैनेजर होंगे मल्टी कैप एनएफओ के। मिस्टर अंकित जैन जो हैं वो काफ़ी वेल नोन फेस हैं
ऑलरेडी जो है मिड कैप फंड मेरे एसेट्स का मिड कैप फंड अकेले मैनेज कर रहे हैं सिंस इंसेप्शन। इसके अलावा मेरे एसेट्स का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और मेरे एसेट्स का ग्रेट कंज्यूमर फंड भी वो एज ए को फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ रिस्कोमीटर की। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम को नापने का एक कि इस प्रोडक्ट में क्या रिस्क है, उसको नापने का एक पैमाना है, दैट इज नोन एज रिस्कोमीटर। रिस्कोमीटर के हिसाब से ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट में फ्लक्चुएशन सबसे ज़्यादा होगा, उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट पोजिशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से ये लार्ज कैप फंड, उसके बाद फ्लेक्सी कैप फंड, उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप फंड, देन फोर्थ कैटेगरी में ये मल्टी कैप फंड आते हैं। इसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी बचती है। तो रिस्क और रिवॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको ये देखना होता है कि आपको पोर्टफोलियो के अंदर किस लेवल का रिस्क रखना है, क्योंकि रिस्क मैनेज करना एज ए इन्वेस्टर आपके हाथ में है। रिटर्न आप मैनेज नहीं कर सकते, रिटर्न इज ए फंक्शन ऑफ मार्केट। अब मैं बात करता हूँ मेरे फंड हाउस की। तो मेरे फंड हाउस एक एस्टेब्लिश फंड हाउस है, हर कैटेगरी में ऑलमोस्ट इनका फंड है और वेल नोन फंड हाउस है। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट कि इस म्यूचुअल फंड के एनएफओ में किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कि किसको किस एनएफओ में पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी इंसाइट मिल गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।